तमाम लोगों की तरह इस बार सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन भी लॉकडाउन में कटा। 24 अप्रैल को जब उनसे एक अखबार ने पूछा कि अब कोरोना काल में तो क्रिकेट ना हो पाएगा और होगा तो लाइव देखने वाले स्टेडियम में ना होंगे, तो जानते हैं सचिन का जवाब क्या था? उन्होंने कहा कि फिर तो खेलने में दिल ही नहीं लगेगा। बिना शोर मचाते फैंस के भला कोई मैच होता है? सोचिए, विदेशी धरती पर खिलाड़ी जब मैच के सबसे कठिन भाग में माथे से पसीना हटाते होंगे और सोचते होंगे कि अब आगे क्या, और फिर नजर जाती होगी स्टेडियम के उस एक कोने में जिसमें उसके देश के लोग बैठे होते होंगे और बड़ा सा तिरंगा लहराता दिखता होगा। किसी देश का झंडा सिर्फ उसके खिलाड़ी ही नहीं, देश के हर व्यक्ति के मनोबल को ऊंचा कर सकता है, उसके सीने में विश्वास भर सकता है। और मौका है स्वतंत्रता दिवस का, इसलिए आज हम बात करेंगे आपसे तिरंगे की, इसका इतिहास, इसे सम्मान के साथ फहराने के कायदे, आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। सबसे पहले जान लीजिए कि हमारे झंडे को बनाया किसने था। भारत के लिए झंडा बनाने की कोशिशें हालांकि पहले भी हो चुकी थी, लेकिन आजकल दिखने वाले तिरंगे की परिकल्पना आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने की थी। उनकी चर्चा गांधी ने 1931 में अपने अखबार यंग इंडिया में की है। वेंकैया भी बहुत रोचक शख्स थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद वो सरकारी कर्मचारी बने, लेकिन गांधी के संपर्क में आने के बाद उनके विचार बदल गए। उन्हें झंडों में बहुत रुचि थी। गांधी ने उनसे भारत के लिए एक झंडा बनाने को कहा। वेंकैया ने 1916 से 1921 एक 30 देशों के झंडे पर रिसर्च की। आखिर में एक झंडा डिजाइन किया। 1921 में विजयवाड़ा में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पिंगली वेंकैया गांधी से मिले और उन्हें अपना डिजाइन किया लाल और हरे 2 रंग से बनाया हुआ झंडा दिखाया। गांधी जी उनसे काफी प्रभावित हुए। इसके बाद देश में कांग्रेस पार्टी के सारे अधिवेशनों में 2 रंगों वाले झंडे का इस्तेमाल होने लगा, लेकिन उस समय इस झंडे को कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर स्वीकृति नहीं मिली थी। इस बीच जालंधर के लाला हंसराज ने झंडे में एक चक्र चिन्ह बनाने का सुझाव दिया। ये वही लाला हंसराज थे जिन्होंने पूरे पंजाब में आर्य समाज के प्रचार प्रसार का काम किया था। इन्होंने पंजाब में कई डीएवी स्कूलों की स्थापना करवाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी का हंसराज कॉलेज भी इन्हीं के नाम पर स्थापित किया गया है। इस चक्र को प्रगति और आम आदमी के प्रतीक के रूप में देखा गया। बाद में गांधी के सुझाव पर पिंगली वेंकैया ने शांति के प्रतीक सफेद रंग को भी राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया। हमारा तिरंगा अब धीरे धीरे अपना स्वरूप लेने लगा था। 1931 में कांग्रेस ने कराची के अखिल भारतीय सम्मेलन में केसरिया, सफेद और हरे 3 रंगों से बने झंडे को स्वीकार किया। हालांकि तब झंडे के बीच में अशोक चक्र नहीं बल्कि चरखा था। अब ये तिरंगा कैसे बना देश का झंडा? कुछ साल बाद तिरंगे के बीच चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली। इस झंडे को भारत की आजादी की घोषणा के 24 दिन पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया। इसे सभी सरकारी इमारतों पर फहराए जाने की व्यवस्था तब से ही रही है। झंडे को इस्तेमाल करने और फहराने के लिए द एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 बनाया गया। अब जानिए झंडे के रंग रूप और साइज के बारे में। तिरंगे के बारे में पूरी जानकारी भारतीय ध्वज संहिता यानी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 से मिलती है। इसके 3 भाग हैं। पहला भाग झंडे के बारे में सामान्य जानकारी देता है, जैसे किस रंग का होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए वगैरह। दूसरे भाग में झंडे को आम जनता, प्राइवेट संस्थान और स्कूल आदि कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में जानकारी है। तीसरा भाग सरकारों और उनसे जुड़ी एजेंसियों द्वारा झंडे के इस्तेमाल के नियम कायदे बताता है। जैसा कि आप देखते ही हैं, हमारे तिरंगे में 3 रंग की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। ये तीनों एक बराबर होती है। झंडे की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का है, मतलब चौड़ाई 2 फुट और लंबाई 3 फुट होगी। साइज के अनुपात में ये इस हिसाब से ही बढ़ती जाती है, जैसे अगर झंडा 4 फुट चौड़ा है तो उसकी लंबाई 6 फुट होगी। सफेद पट्टी के अंदर गहरे नीले रंग का एक चक्र है। ये चक्र सम्राट अशोक की राजधानी रही सारनाथ के स्तंभ पर बना हुआ है। इसमें 24 तीलियां हैं। वैसे तो अब तिरंगा हर साइज और सड़क चौराहे पर नजर आ जाएंगे, लेकिन इसे बनाने के नियम कायदे फिक्स हैं। 1951 में पहली बार भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने राष्ट्रीय झंडे के लिए कुछ नियम तय किए थे। 1968 में आधिकारिक तौर पर तिरंगा बनाने के मानक तय किए गए। ये नियम काफी सख्त हैं, इन पर एक नजर डालिए। पहला, केवल खादी या हाथ से काते गए कपड़े से ही झंडा बनाया जा सकता है।
कपड़ा बुनने से लेकर झंडा बनाने तक इसकी कई बार टेस्टिंग की जाती है। झंडा बनाने के लिए 2 तरह की खादी का इस्तेमाल होता है, एक वो खादी जिससे कपड़ा बनता है और दूसरा खादी टाट यानी मोटा वाला खादी। झंडे के लिए बनाए गए खादी की बुनाई भी सामान्य बुनाई से अलग होती है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के पास गदग और कर्नाटक के बागलकोट में ही खादी की ऐसी बुनाई की जाती है, जबकि हुबली में एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जहां पर झंडा बनाया जाता है। बुनाई से लेकर बाजार में पहुंचने तक कई बार BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की प्रयोगशालाओं में इसका परीक्षण होता है। बुनाई के बाद सामग्री को परीक्षण के लिए भेजा जाता है। कड़े गुणवत्ता परीक्षण के बाद उसे वापस कारखाने भेजा जाता है। इसके बाद उसे 3 रंगों में रंगा जाता है। केंद्र में अशोक चक्र को काढ़ा जाता है। इसके बाद इसे फिर परीक्षण के लिए भेजा जाता है। BIS झंडे की जांच करता है। इसके बाद ही इसे फहराया जा सकता है। अच्छा, अब झंडे को फहराना कैसे है? झंडा फहराने को लेकर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में बहुत नियम बताए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको कुछ सामान्य नियम बता रहे हैं जिससे आप झंडे के नियम कायदे के मुताबिक उसे फहरा सकें। यदि खुले में झंडा फहराया जा रहा है तो हमेशा सूरज उगने पर फहराया जाना चाहिए और सूरज ढलने से पहले उतार देना चाहिए। झंडे को झुका हुआ नहीं होना चाहिए। झंडे का रंग रूप नहीं बदला जा सकता, ना ही इसे उल्टा लगाया या फहराया जा सकता है। झंडे पर कुछ लिखा भी नहीं जा सकता है। संहिता में यह भी बताया गया है कि इसे लंबे रूप में लटकाया नहीं जा सकता। झंडे को 90 डिग्री में घुमाया भी नहीं जा सकता। झंडे को बुरी और गंदी स्थिति में ना फहराया जाए। यही नियम झंडे के खंबे और रस्सियों पर भी लागू होता है। जानबूझकर झंडे को जमीन छूने देना या पानी में सराबोर होने देना भी दंडनीय अपराध माना जाता है। अब झंडा कब कहां फहराया जा सकता है? पहले झंडा सिर्फ सरकारी बिल्डिंगों पर ही फहराया जा सकता था, लेकिन 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया। देश के आजाद होने के 55 साल बाद देश की आम जनता को भी अपने घरों, ऑफिसों, फैक्ट्रियों और दूसरी जगहों पर इसे फहराने की छूट दी गई। अब कोई भी भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकता है, बशर्ते वो तिरंगे को फहराने के नियम कायदों का पालन करे और झंडे के सम्मान में कोई कमी न आने दे। बात तिरंगे के अपमान की हुई है तो सजा भी जान लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत राष्ट्रीय झंडे और संविधान का अपमान करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले को 3 साल तक की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। इसी तरह राष्ट्रगान को जानबूझकर रोकने या फिर राष्ट्रगान गाने के लिए जमा हुए लोगों के लिए बाधा खड़ी करने पर अधिकतम 3 साल की सजा दी जा सकती है। इसके साथ जुर्माना भरने का भी आदेश दिया जा सकता है। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराएं तो इसकी पूरी आन, बान और शान का ध्यान रखें। जय हिंद।